नमस्ते, स्वागत। मैं सुरेश कुमार मिठारवाल। आज हमारी टॉपिक का मुख्य विषय है शक्ति। राजनीति विज्ञान में शक्ति का बहुत ही महत्व है, या यूँ कहें राजनीति का केंद्र बिंदु भी इसे माना जाता है। हमने हमारे रोज़मर्रा या जीवन में अनेक बार देखा है, अनुभव किया है कि हर व्यक्ति का एक ही उद्देश्य है शक्ति प्राप्त करना, या यूँ कहें अपने हितों को पूरा करना या दूसरे विचारों को प्रभावित करना। ये सदियों से ही चला आ रहा है। प्राचीन काल से ही शक्ति का बड़ा ही महत्व रहा है। एक छात्र जो स्कूल में पढ़ता है वो प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहता है। एक सब पैसे वाला है, वो और अधिक पैसे प्राप्त करना चाहता है। तो व्यक्तिगत, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिधर भी देखें हमें एक ही चीज़ दिखाई देती है, वो है शक्ति। सरकार भी नियम कानूनों को लागू करने के लिए उन्हें भी शक्ति की आवश्यकता होती है, जो उसमें सत्ता के रूप में निहित रहती है। शक्ति का सामान्य अर्थ होता है क्षमता या सामर्थ्य या योग्यता। शक्ति वह क्षमता या योग्यता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या एक कर्ता दूसरे व्यक्ति के आचरण को अपने उद्देश्य के अनुकूल नियंत्रित करता है एवं उसको प्रभावित करता है। इसी का नाम शक्ति है। जब शक्ति राजनीतिक क्षेत्र में प्रयोग ली जाती है तो इसे राजनीतिक शक्ति कहते हैं। शक्ति के राजनीतिक शक्ति के लिए दो का संबंध होना आवश्यक तो होता है। राजनीतिक शक्ति एक संबंध परक होता है जिसमें एक व्यक्ति या एक संस्था के द्वारा प्रयोग किया जाता है, दूसरा जिस पर प्रयोग किया जाता है। शक्ति परिस्थिति एवं समय के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसे आज कोई व्यक्ति राजनीतिक दृष्टि से, पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से शक्तिशाली हो, लेकिन कल वह उसकी शक्ति कमज़ोर भी हो सकती है। इसी के साथ हम देखते हैं आज कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से शक्तिशाली है, आने वाले समय में वह कमज़ोर भी हो सकता है। इसी प्रकार एक राष्ट्र जैसे द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अमेरिका एक महाशक्ति नहीं था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक महाशक्तिशाली देश बन गया। तो ये चीज़ परिस्थिति पर निर्भर करती है। नंबर 3 है द्विपक्षीय। शक्ति का संबंध एक पक्ष से नहीं होता, शक्ति हमेशा द्विपक्षीय होती है, क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है। नंबर 4 क्रियाशील। शक्ति काल और समय के अनुसार बदलती रहती है या चलती रहती है,
ये एक स्थिर चीज नहीं है। शक्ति का राजनीति से अटूट संबंध है। प्राचीन काल में भी शक्ति का राजनीति से अटूट संबंध था। प्राचीन काल में शक्ति का सैनिक रूप दिखाई देता है, क्योंकि प्राचीन काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती थी, इस जिसमें युद्ध संघर्ष अधिक होता था। तो शक्ति को सैनिक शक्ति के रूप में ही देखा गया था। वर्तमान काल में शक्ति का राजनीतिक रूप पाया जाता है, अर्थात आज युद्ध से ही काम नहीं चलता। युद्ध के साथ साथ एक राष्ट्र को, एक देश को आर्थिक क्षेत्र से, इंटरनेट के क्षेत्र से, तकनीक के क्षेत्र से, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, संसाधनों के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में भी शक्तिशाली होना पड़ता है, तभी वह देश आगे बढ़ता है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कहा था कि समस्त सांसारिक जीवन का मुख्य आधार दंड शक्ति है। अर्थात कौटिल्य का मानना था कि मनुष्य के जीवन का जो है, मनुष्य का जीवन जो प्रारंभ से अंत तक है, उसका एक ही उद्देश्य है, दंड शक्ति। दंड शक्ति का मतलब है कि प्राचीन भारत में दंड शक्ति का मतलब होता था धर्म की शक्ति, अर्थात धर्म के द्वारा संचालित शासन। प्राचीन भारतीय चिंतकों ने शक्ति को दंड नीति या धर्म नीति के नाम से भी जाना है। अर्थात प्राचीन काल में राजा और प्रजा को धर्म नीति का अनुसरण करना पड़ता था। ये मान्यता थी, अगर राजा धर्म नीति अर्थात दंड नीति का उल्लंघन करता है तो वह पाप का भागी होता है। इसलिए राजा और प्रजा दोनों ही दंड नीति अर्थात धर्म नीति का पालन करते थे। पाश्चात्य विचारक मैकियावेली ने भी शक्ति को राजनीति का केंद्र बिंदु माना। मैकियावेली से पहले राजनीति पर धर्म का प्रभाव था, लेकिन मैकियावेली ने बताया कि एक राजा को शेर और के समान साहसी, लोमड़ी के समान चतुर होना चाहिए। तो उनका उद्देश्य यही था कि शक्तिशाली राजा ही अपने राज्य में अराजकता को दूर कर सकता है, अर्थात शक्ति को ही केंद्र में माना। दूसरा विचारक है कैटलिन, जिसने राजनीतिक शक्ति का सर्वप्रथम व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किया। कैटलिन कहते हैं शक्ति को राजनीति का विज्ञान। कैटलिन शक्ति को राजनीति का विज्ञान कहा, अर्थात राजनीति विज्ञान में अगर हमें अध्ययन करना है तो वह है शक्ति, अर्थात शक्ति ही राजनीति विज्ञान है और राजनीति विज्ञान ही शक्ति है। इसी प्रकार मार्गेनथाउ ने कहा, प्रत्येक प्रकार की राजनीति, चाहे वह एक देश की राजनीति हो, चाहे वह विभिन्न देशों की राजनीति हो, सदैव संघर्ष की, शक्ति के लिए संघर्ष की प्रक्रिया है, अर्थात शक्ति प्राप्त करने के लिए सदैव संघर्षशील रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। उदाहरण लेते हैं, द्वितीय युद्ध से पहले जर्मनी, इटली, जापान जो पावरफुल थे, द्वितीय युद्ध के बाद उनका पतन हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ शक्तिशाली हुए। तो अमेरिका चाहता था मैं सोवियत संघ से ज़्यादा शक्तिशाली रहूं और सोवियत संघ चाहता था मैं अमेरिका से ज़्यादा शक्तिशाली रहूं। इस चीज़ को लेकर दोनों के बीच एक संघर्ष चला, जिसे शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो मार्गेनथाउ कहते हैं
प्रत्येक राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो शक्ति के लिए सदैव संघर्ष चलता रहता है। कौटिल्य, मैकियावेली, हॉब्स, कैटलिन, चार्ल्स मैरियम, हेराल्ड लासवेल ने राजनीतिक शक्ति का विस्तृत रूप से विश्लेषण किया, या ये राजनीतिक शक्ति के प्रमुख विचारकों में जाने जाते हैं। रॉबर्ट्स बारस्टेड का मानना है, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। रॉबर्ट बारस्टेड कहते हैं, शक्ति का अर्थ होता है बल प्रयोग की योग्यता, अर्थात किसी को दंड देने की योग्यता, न कि उसको दंड देना। शक्ति एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जो दूसरे पर प्रभाव डालकर अपने उद्देश्यों को पूरा करवाती है। अगर शक्ति का हम वास्तव में प्रयोग करते हैं तो वह शक्ति नहीं, वो बल या दंड का रूप धारण कर लेती है। आगे पढ़ेंगे हम राजनीतिक शक्ति के स्रोत। राजनीतिक शक्ति के उत्पत्ति के अनेक केंद्र हैं। राजनीति विज्ञान के विचारकों ने राजनीतिक शक्ति के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए हैं। नंबर 1, धन या संपदा। राजनीति विज्ञान के कुछ विचारकों का मानना है, जो देश या जो व्यक्ति धन या संपदा जिसके पास ज़्यादा होगी वही राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होगा। विशेषतः मार्क्सवादियों का मानना है, आर्थिक शक्ति से ही राजनीतिक शक्ति का निर्धारण होता है। उनका मानना है, उत्पादन के साधनों पर जिस वर्ग का आधिपत्य होगा वही वर्ग राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होगा। अर्थात धन, संपदा या परमाणु उपकरणों के माध्यम से भी एक व्यक्ति या एक देश द्वारा दूसरे देश को प्रभावित किया जाता है। तीसरा उदाहरण इसमें खाड़ी देशों द्वारा तेल के विपुल भंडार द्वारा अपने उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है। नंबर 2, ज्ञान। जिस देश के लोग ज़्यादा बुद्धिमान या बुद्धिशील हैं, जिनमें नेतृत्व करने की क्षमता, सहन करने की शक्ति, साहस, शौर्य, वीरता होती है, वह देश बहुत ही आगे है। जैसे उदाहरण लेते हैं जापान। जापान एक छोटा सा देश होते हुए भी बौद्धिक दृष्टि से सुदृढ़ होने के कारण आज तकनीकी और आर्थिक रूप से एक महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। नंबर 3, प्राप्तियां। कि भौतिक जो संसाधन होते हैं, जिनके पास ज़्यादा होंगे वही राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होगा। नंबर 4, संगठन। संगठन ही शक्ति है, अर्थात जहाँ संगठन मजबूत होगा वहाँ शक्ति भी अधिक होगी। जो संगठन ढुलमुल होगा, जिस संगठन में अनुशासन नहीं होगा, वह संगठन राजनीतिक रूप से कमज़ोर होगा। नंबर 5, नेतृत्व। नेतृत्व करने वाला व्यक्ति भी शक्तिशाली होता है। जिसमें नेतृत्व क्षमता होती है, सहनशील शक्ति होती है, जिसमें बुद्धिमत्ता होती है, वह व्यक्ति राजनीतिक शक्ति का बखूबी उपयोग करता है। जैसे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू
जिसमें नेतृत्व क्षमता अच्छी थी, तो उन्होंने देश का राजनीतिक शक्ति के रूप में नेतृत्व किया। अगला पढ़ते हैं राजनीतिक शक्ति के प्रकार। सामान्यतः राजनीतिक शक्ति के 3 प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1, शारीरिक शक्ति। इसमें शक्ति सेना में निहित होती है या फौज में निहित होती है। अगर किसी देश का शासन राजनेताओं की जगह या लोकतांत्रिक तरीके की जगह सेना द्वारा चलाया जाता है, तो हम कहेंगे उस देश की शक्ति शारीरिक शक्ति का उदाहरण है। अर्थात शरीर के द्वारा या धनबल के द्वारा लोगों को प्रभावित करना। शारीरिक शक्ति प्राप्त करने के लिए खाड़ी देशों में, अरब देशों में समय समय पर अनेक सैनिक क्रांतियां हुई हैं, जिसमें राजनीतिक शक्ति के द्वारा राजनीतिक शक्ति की जगह सैनिक शक्ति की स्थापना की गई थी। नंबर 2, मनोवैज्ञानिक शक्ति। लोगों के मस्तिष्क भावनाओं को प्रभावित किया जाता है रीति रिवाज, परंपराओं आदि के द्वारा, और अपने उद्देश्यों को पूरा किया जाता है या अपने आदेशों का अनुपालन करवाया जाता है। या मनोवैज्ञानिक तरीके से उदाहरण, भारत में गणतंत्र दिवस पर परेड का आयोजन किया जाता है, जिसमें परमाणु हथियारों, मिसाइलों एवं अत्याधुनिक नवीन सैन्य उपकरणों का सजावट की जाती है या प्रदर्शनी की जाती है, ताकि दूसरे देशों के लोग या दूसरे देशों की सरकारें उनसे प्रभावित, मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित होकर अपना वर्चस्व स्थापित किया जाता है। उदाहरण लेते हैं, उत्तरी कोरिया बार बार मिसाइल परीक्षण करता है और ये अमेरिका के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव बनाने का प्रयत्न भी करता है। नंबर 3, आर्थिक शक्ति। आर्थिक साधनों के ऊपर जितना ज़्यादा आधिपत्य होगा या वह आर्थिक रूप से शक्तिशाली होगा, या यूँ कहें आर्थिक साधनों के द्वारा भी शक्ति प्राप्त की जाती है। आज चीन अपने विदेशी व्यापार को बढ़ावा देकर एशिया अफ्रीकी देशों में अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है या अपनी शक्ति स्थापित कर रहा है। इसी के साथ साथ अमेरिका या विकसित देश गरीब असहाय देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन देशों को अपने अनुकूल मोड़ रहे हैं। भारत चीन के बीच जो प्रतिस्पर्धा है, चीन द्वारा पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका को आर्थिक सहायता प्रदान करके अपने हितों के अनुकूल उसे बना रहा है, ताकि भारत को घेरा जा सके, भारत पर दबाव बनाया जा सके। इसके साथ साथ विकसित राष्ट्रों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिनकी आर्थिक रूप से इतनी सुदृढ़ होती हैं कि एक देश की राष्ट्रीय आय से भी ज़्यादा इन कंपनियों की आय होती है, और ये कंपनियां गरीब या विकासशील देशों में व्यापार करती हैं, और वहाँ जब राजनीति इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं या सरकार का गठन होता है, तो इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने अनुकूल सरकारें गठित की जाती हैं, तथा अगर ज़रूरत पड़ी तो इन सरकारों का तख्ता पलट भी करवा दिया जाता है। तो राजनीतिक शक्ति के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, शारीरिक शक्ति, नंबर 2, मनोवैज्ञानिक शक्ति, नंबर 3, आर्थिक शक्ति। थैंक यू।